हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ए ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, बी ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, डी ऑप्शन है यहाँ पे चीनी क्रांति। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति ये इंग्लैंड में हुआ था, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है रोम में। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जो नेपोलियन संहिता थी वो किस वर्ष लागू की गई? ए ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1791 ईस्वी में, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1801 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छा नंबर ला पाएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक है, आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और झारखंड में सबसे अधिक क्या होता है? तो झारखंड में क्या होता है? कोयला होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूरी मिट्टी। तो आपको बताना है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी पे कपास सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जो बॉक्साइट अयस्क होता है इसका उपयोग हम किस उद्योग में करते हैं? ए ऑप्शन है जूट उद्योग, बी ऑप्शन है तांबा उद्योग, सी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग। तो बॉक्साइट अयस्क का उपयोग हम किस उद्योग में करते हैं इसका? तो ये हम लोग किस उद्योग में करते हैं? तो ये हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग में करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बॉक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, बी ऑप्शन है अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे विधि का शासन। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? अलगाववाद होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है सिंहली, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंच। तो श्रीलंका के बहुसंख्यकों समुदाय की भाषा कौन सी है? तो ये सिंहली है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो सेवा क्षेत्र किसे बोला जाता है, तो जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का यहाँ पे स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन, ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1995 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1997 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। ए ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में। तो सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, तो 1863 ईस्वी में बनी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे बनी थी, तो इंग्लैंड में बनी थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है छिपकली को, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को ही क्या बोलते हैं, गिरमिटिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है यहाँ पे इटली में। तो मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। ए ऑप्शन है मौलाना आजाद, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन है मोहम्मद कैफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अल हिलाल का संपादक किसने किया, तो मौलाना आजाद ने किया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, बी ऑप्शन है यहाँ पे गागरिन, सी ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे जार निकोलस प्रथम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रूस के राजा होते थे उनको क्या बोला जाता था, तो जार बोला जाता था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सेडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है साइडान में, डी ऑप्शन यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में। तो आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये सेडान में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर जो काफी ही महत्वपूर्ण है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। जो वार एंड पीस क्या है, एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है, यानी किसने इसे लिखा है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है दोस्तोयेव्स्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे एंजल्स। तो आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस यहाँ पे लियो टोल्स्टॉय इनका पूरा नाम है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1910 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1911 में।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर की, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो यहाँ पे 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1919 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर कि यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए ऑप्शन है यहाँ पे 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1923 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है यहाँ पे महाराष्ट्र में। 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंडित नेहरू ने। तो आपको यहाँ पे बताना है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसमें से आपको बताना है कि वो कौन जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ए ऑप्शन है घड़ियाल, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है यहाँ पे कछुआ। तो कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डॉल्फिन या व्हेल आप लोग टिक लगाइएगा तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है यहाँ पे जादूगोड़ा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है, यहाँ पे जादूगोड़ा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है यहाँ पे चाय को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो यहाँ पे कपास को उजला सोना कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौथा। तो संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16 है, यानी यहाँ पे 16 रेल मंडल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा का उपलब्ध है? ए ऑप्शन है यहाँ पे कोलकाता एवं दिल्ली में, बी ऑप्शन है दिल्ली एवं पटना में, सी ऑप्शन है कोलकाता एवं दिसपुर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली एवं आगरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ये कहाँ पे है, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर, और ये काफी ही महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी
ऑप्शन है मयूर, डी ऑप्शन है यहाँ पे तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए ऑप्शन है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे इकहरी शासन व्यवस्था क्या है, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए ऑप्शन है 2004 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 2006 ईस्वी में, डी ऑप्शन 2007 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो ये 2005 ईस्वी में बना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग जरूर लिख के याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप लोग वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन यहाँ पे राजनीतिक दल को। तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को यहाँ पे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान को लोकतंत्र का आत्मा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से आपको पहचानना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं होगा। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है यहाँ पे कठोर। तो आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो ढीली होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ए ऑप्शन है एक दलीय, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होता है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है किसी भी पार्टी को नहीं। तो भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिला, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1988 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो ये 1986 ईस्वी में हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 41 नंबर, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 22,553, बी ऑप्शन है यहाँ पे 25,994 रुपया, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है यहाँ पे 54,850 रुपया। तो सन 2008 से के और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो 25,494 रुपया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है मार्शल का, बी ऑप्शन है यहाँ पे कैमरॉन का, सी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रस्टकॉट का, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्राउथर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन मार्शल का है, यानी मार्शल ने ये कथन कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले वो जमा किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है 24 घंटे, बी ऑप्शन है 6 घंटे, सी ऑप्शन है 12 घंटे, डी ऑप्शन है यहाँ पे 9 घंटे। तो एटीएम के द्वारा यहाँ पे पैसे निकाले और जमा दोनों किए जाते हैं, और ये कितने घंटे तक आप कर सकते हैं, तो 24 घंटे आप लोग कर सकते हैं ये कार्य, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये भारत है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, ISI चिन्ह अंकित है। ए ऑप्शन है 1500 उत्पादों पर, बी ऑप्शन है 1550 उत्पादों पर, सी ऑप्शन है 1400 उत्पादों पर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1600 उत्पादों पर। तो जो ISI चिन्ह होता है वो कितने उत्पादों पे अंकित है, तो ये 1500 उत्पादों पर अंकित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विश्व बैंक, बी ऑप्शन है यहाँ पे IMF, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे UNO, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है, तो यहाँ पे विश्व बाजार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी एशिया में, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, सी ऑप्शन है यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 48 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, बी ऑप्शन है संचार टावरों की दूरी, सी ऑप्शन है
कोसी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पुनपुन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कोसी नदी है ये क्या है, बिहार का यहाँ पे शोक नदी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 48 प्रश्न देख चुके हैं और इस 48 प्रश्न में से जो भी आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग शुरू करके जरूर देख लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो जो भी इसमें से सही जवाब होगा वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है, तो इस भी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, जो स्टडी ग्रुप होता है उसमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं 8 बजे वाली क्रैश कोर्स के क्लास में जो साइंस का होगा। तो 8 बजे आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। तो मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।